मुझे नहीं पता था लोगों को इतना पसंद आएगा। खाओ नहीं तो मार के थुथना फुला देंगे। संजय लीला भंसाली के बाद अगर कोई डायरेक्टर इतनी डिटेलिंग में गया है तो वो आपके डायरेक्टर हैं। मतलब फाड़ के रख दोगे वैसा वाला लगता है। प्रणब मुखर्जी उस वक्त राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी थे। तो मुझे ऐसा लगता है यार मैंने सबसे मिल ली। मतलब कोई सोच सकता है साउथ कोरिया में तायरी बन रही। एक बार गलती से मैं गंगा में कैसे डूबी थी मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग इस गर्मी में खैरियत से होंगे और इस गर्मी में हम लोग की आंखों को और दिल को जो चीज ठंडक पहुंचा रही है वो है पंचायत 3। लेकिन इससे पहले कि पंचायत 4 आए, पंचायत 3 आ चुकी है और हम लोगों ने देख भी चुकी है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने अपने बुतकों को बोलकर 2 कप चाय मंगवा लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है बहुत मजेदार होने वाला है। क्योंकि हमारे साथ मौजूद है पंचायत 3 के जगमोहन की बीवी उर्फ कल्याणी खत्री जी। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं खा पी के बैठी हूँ, आपको मार मार के मेरा थूथना नहीं फैलाना पड़ेगा। ये डायलॉग जो आपका इतना ज्यादा वायरल हुआ है, क्या इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? मतलब किसका ये इम्प्रोवाइजेशन था कि भाई ऐसा ये वर्ड यूज करेंगे थूथना? ये एक्चुअली मेरी मम्मी बचपन में यूज किया करती थी जब मैं नहीं खाती थी। तो मुझे कहती थी, जैसे कभी होता है ना बचपन में बहुत नखरे करते हैं, तो कभी ऐसा हो जाता है कि घर पे कुछ मम्मी ने दिया और हम मना करते हैं, यार मम्मी नहीं खाएंगे, मूड नहीं है। तो कहती थी खाओ नहीं तो मार के थुथना फुला देंगे। तो ये जो थुथना वर्ड है ये वहां से आया था। तो जब मुझे मेरे स्क्रिप्ट मिली तो उसमें था कि खाओ नहीं तो मारेंगे। तो मैंने कहा खाओ नहीं तो मारेंगे बड़ा सिंपल लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा अपना मसाला ऐड करती हूँ। तो मैंने पंचायत के जो डायरेक्टर हैं दीपक मिश्रा सर, उनसे पूछा, सर मैं एक काम करूँ क्या, इसमें कुछ अपना मसाला ऐड करूं? बोले क्या मसाला ऐड करना चाहती है तू? तो मैंने कहा मैं ना इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि थुथना मेरी मम्मी बोलती थी। तो थुथना क्या होता है? फिर मैंने बताया मुंह को सर थुथना बोलते हैं। बोले देख तू कैरेक्टर जी रही है, तूने वो ड्रेस पहना है तो उस पूरे ऑरे को जी रही है, तो तुझे अगर लगता है कि ये बोलना चाहिए इस कैरेक्टर को तो बोल, बिंदास बोल। तो उस दिन मुझे लगा मुझे हरी झंडी मिल गई है। तो फिर जब हरी झंडी मिल जाए डायरेक्टर की तरफ से तो फिर तो आप मतलब फाड़ के रख दोगे वैसा वाला लगता है। तो मैंने कहा फिर तो मैं इम्प्रोवाइज करूंगी। बहुत ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि सीन का अपना एक लेंथ होता है, आप उस लेंथ से ज्यादा नहीं भटक सकते क्योंकि फिर एडिटिंग टेबल पे नहीं तो सीन्स कट जाएंगे। क्योंकि एक कहते हैं ना किसी टाइम ड्यूरेशन होता है और एक चीज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको उसी कॉन्सेप्ट पे ही टिके रहना है। आप बहुत इधर उधर नहीं भाग सकते, 1-2 वर्ड इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो मैंने वहां थुथना ऐड किया और मुझे नहीं पता था लोगों को इतना पसंद आएगा। खाओ नहीं तो मार के थुथना फुला देंगे। मतलब मैंने देखा हर जगह वायरल हो रहा है, इसके मीम्स बन रहे हैं। आपने देखे मीम्स देखे मैंने? एक तो ये था कि अमेरिका में कुछ क्रिकेटर्स को लेके बना था, उसमें था कि वो लोग कहते हैं कि ईट समथिंग लाइक दैट बड़े पोलाइट तरीके से, और हमारे इंडिया में कहते हैं खाओ नहीं तो मार के थुथना फुला देंगे। तो कितना हस्बैंड वाइफ पे सबसे ज्यादा बने कि पति को कैसे लोग बोलते हैं। तो ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था। फिलहाल आपका ये सफर शुरू कैसे हुआ? आप झारखंड की रहने वाली है, वहां से मुंबई तक का ये सफर कैसे आपने तय किया? सफर तो सच बहुत बताऊं बहुत अच्छा रहा है। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मेरी जो भी जर्नी रही है मैंने एंजॉय किया है। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि यार क्यों इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सबको करना पड़ता है, मुझे लगता है हर फील्ड में स्ट्रगल है। मेरी फील्ड में भी है, आपकी फील्ड में भी होगा। तो जब मेरी शुरुआत की थी मैं 19 में बॉम्बे आई थी और पहले का जो मेरा टाइम पीरियड था मतलब स्कूल से लेके कॉलेज तक का, वो भी बहुत टफ रहा है पापा की डेथ के बाद ज्यादा। तो फिर जब मुंबई आ गई 19 में तो सबसे पहले मैंने टीवी शो ज्वाइन कर लिया था। 1-2 महीने के बाद ही मुझे मिल गया था लेडी स्पेशल। वो मैंने सोनी टीवी के लिए किया। उसमें भी मैं कल्याणी के नाम से ही थी। कल्याणी मेरा कैरेक्टर नेम था, कल्याणी। और उसमें जब आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, उसमें शादीशुदा दिखाया गया था मुझे, तो सिंदूर लगाती थी। मेरे गांव में पता नहीं किसी ने कोई फोटो वोटो भेज दी, सब कह रहे अरे कल्याणी ने मुंबई जाके शादी कर ली। मैंने कहा लो भला से, मतलब शादी कर ली। तो घर वालों का क्या रिएक्शन? घर वाले तो मेरे साथ बॉम्बे रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको तो मेरे बारे में हर चीज पता है। मेरी मम्मी मेरे साथ ही आई थी बॉम्बे, मेरे साथ ही शिफ्ट हुई थी। लेकिन जो उनका रिएक्शन था, मुझे 2-3 लोगों के मैसेज आए, तुम्हारा वो सलवार सूट में तुमने सिंदूर लगा के फोटो डाला हुआ है। मैंने कहा भाई वो सीरियल है, सोनी टीवी पे जाके देखो, मेरी शादी नहीं हुई है। तो कितने भ्रमित हो जाते हैं लोग छोटी छोटी चीजों से। मतलब उनका आपका कैरेक्टर उन लोग को पसंद आया, कैसे वो लोग देख रहे थे? क्योंकि आप लोग आपका पूरा मतलब चाइल्डहुड जो है वो वहीं पर था झारखंड में। तो उन्होंने आपको ऐसे ही देखा होगा, लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो उन लोग कैसे मतलब रिएक्ट कर रहे थे? कुछ चेंज आया? क्योंकि आता है ना कि आफ्टर पंचायत, हाँ पंचायत के बाद तो बहुत ज्यादा चेंज आया है। मतलब ऐसे ऐसे लोग, मैं आपको बताऊं, वैसे तो साहिबगंज की जो भी पूरी मीडिया है बड़ी अच्छी है, प्यारी है। मैं कुछ भी नया मेरे लाइफ में होता है तो वो लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख के वहां पे न्यूज़पेपर वगैरह में डालते हैं तो लोगों को पता चलता रहता है। लेकिन पंचायत के बाद मतलब मेरे दूर दूर के रिश्तेदारों के फोन आए हैं मुझे।
मेरी दूर दूर की जो मामा की लड़की या बुआ की लड़की बोलूंगी, जिनसे मेरा मतलब बहुत दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं हो रहा था, वो लोगों ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ के मैसेज किया है। तो मुझे बड़ा खुशी हुआ कि यार मतलब सच में लोगों ने पंचायत देखी है और मेरा किरदार लोगों को बिल्कुल, पसंद आया बहुत होगा। प्यार मिला आपकी पंचायत 3 को। और मैं बताऊँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हम्म। बताऊँ, तो जब मैंने देखी, क्योंकि हम लोग की भी वर्क लाइफ ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, टाइम तो नहीं मतलब मिलता। पंचायत एक ऐसी मुझे सीरीज़ लगी, मतलब इतनी एंटरटेनिंग। और मैं कहूँगी कि संजय लीला भंसाली के बाद अगर कोई डायरेक्टर इतनी डिटेलिंग में गया है, तो वो आपके डायरेक्टर हैं। दीपक मिश्रा वाक़ई सर। बिल्कुल, बहुत नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जब आप लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे थे, मतलब एक ऐसा हाँ। सीन था ना जहाँ पर वो विकास की वाइफ हॉस्पिटल में जाती, वहां से बाहर निकल रही होती, तो उसके पर्चे तक पे वही हॉस्पिटल का नाम होता है। मतलब ये छोटी-छोटी चीजें छोटी एक डिटेलिंग व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। बहुत। तो ये जो कास्ट है पंचायत 3 की, आपको कितना मजा आया उनके साथ काम करके, खास तौर से आभा शर्मा के साथ? आभा जी तो ऐसी हैं कि उनके बारे में मैं क्या बताऊं, मैंने अपने हर इंटरव्यू में बोला है, आभा जी दिलदार इंसान है। मतलब वो इस एज में आने के बाद बिल्कुल, भी जो शूट काम करदार। करने का जज्बा होता है उनके अंदर, वो काबिले तारीफ है। मतलब आप सोचिए, एक लेडी जिसने बचपन से एक्टिंग करना चाहा पर उनकी मम्मी को नहीं पसंद था। जैसे मेरी मम्मी को बहुत पसंद था, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनकी मम्मी को नहीं पसंद था, इस वजह से उन्होंने एक्टिंग ज्वाइन नहीं की। लेकिन छुप छुपा के भी वो चीजें करती रहती थी, क्योंकि आपके अंदर जब कीड़ा होता है ना, तो कीड़ा हाँ, तो उबाल मारता है, कहते हैं ना वैसा। बिल्कुल। तो उन्होंने करना शुरू किया, करते करते उन्होंने इस एज में आने के बाद ये सारा काम शुरू किया है। आभा जी सेट पे भी उतनी ही अच्छी हैं जितनी ऑन स्क्रीन आप उनको देखते हैं। ऑफ स्क्रीन भी बहुत पोलाइट है और लोगों को ऐसे बिहेव कराती हैं, खुद बुद्धि बन के किसी किसी को हंसाना, बुद्धू बन जाएंगी लेकिन दूसरे को हंसाएंगी। वो है वो। उनको कुछ खाने के लिए दो तो सबको खिलाएंगी। उनका कैरेक्टर ही वैसा है, मतलब रियल लाइफ में वो बहुत स्वीट है। बहुत नेचुरल कैरेक्टर्स। हाँ लेकिन जब आप लोग शूट कर रहे थे और वो बोलती हैं कि मिल जाएगा ना सचिव जी, तो जी। हम लोग को मतलब जितनी हंसी आई है, आप लोग ने कैसे कंट्रोल की शूट के टाइम? जब सीन में हम होते हैं तो पता नहीं, वो अपने आप हम उसी माहौल में होते हैं, फिर हंसी नहीं मतलब आती। एक भी टेक आप लोग ने नहीं लिया इस पर? नहीं, मतलब एक्चुअली कैसा होता था, कभी कोई प्रॉपर्टी के वजह से या कभी कुछ आर्ट चीज़ों के वजह से दिक्कत हो जाती है, तो सीन्स कट होते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है आर्टिस्टों की वजह से तो कभी रीटेक नहीं हुई। और रीटेक हुई थी एक सीन में, मुझे याद है, अम्मा को हम घसीट के घर से बाहर निकाल रहे होते हैं और झोपड़ी में फेंकना, मतलब डालना होता है डालना उनको। होता है। तो वो जो सीक्वेंस था, वो हमारे लिए इतना स्ट्रगल भरा था, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि अम्मा को ज़रा भी हर्ट हो, क्योंकि वो ऑलरेडी वो बीमार भी हैं आभा जी रियल लाइफ में। अब हम उनको परेशान भी कर रहे हैं, पर वो परेशानी कैमरे पे तो दिखनी चाहिए, पर रियल में नहीं होनी चाहिए उन्हें कोई भी परेशानी। वो चीजें हैंडल करते हुए लोगों को कॉमेडी भी लगे, नाटक भी लगे और वो उनको हर्ट भी ना हो, ये दोनों तीनों चीजों को जो एक साथ हमें कैरी करना था ना, वो बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे। पर ठीक है, हो गया और वो। आपका जो कैरेक्टर था, मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा-सा अपने वर्ल्ड से अलग है, क्योंकि सोचिए कि पति कह रहा है कि भई सास से छुटकारा दिलवा रहा है, लेकिन आप कहती हैं कि इस उम्र में हम लोग नहीं सेवा करेंगे तो और तो कौन कौन करे? करेगा तो जी। ये आपको कितना रियलिस्टिक बनाने के लिए आपको कितना ज़्यादा मतलब खुद को तैयार करना पड़ा? रियलिस्टिक बनाने के लिए मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उसका एक रीज़न और भी था कि मैं एनएसएस की वॉलंटियर रह चुकी हूँ। हाँ, एनएसएस बिल्कुल। यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना। तो मैं छोटे-छोटे गाँव में ना, मैंने ऐसी औरतों को देखा है। मैंने मतलब गाँव में विज़िट किया है प्रॉपर। हम छोटे-छोटे गाँव में जाके उनकी औरतों के साथ काम करते थे। तो हमने जब उनको इतनी करीब से देखा है ना, मैं ये चीज़ हर जगह बोलती हूँ, मैंने कई बार उनको नोटिस किया था, उनके पेटीकोट दिखता था पर सर से पल्लू नहीं हटता था। तो वो जो एक कह सकते हैं कि उनका आदर्श होगा समाज को लेके, उनका अपना एक सोच, अपना एक नज़रिया होगा। लेकिन जब उन औरतों को मैंने देखा है ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता था, यार ये उनकी लाइफ़ है। अगर मुझे ये किरदार प्ले करने के लिए आज मिला है, तो उसमें कल्याणी खत्री का कोई अंश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये होनी चाहिए तो जगमोहन की वाइफ़, यही अम्मा एक की परफेक्ट बहुरिया। एक्टर की पहचान है। तो ये वो फ़ील वहाँ से मैं लेके आई और बड़ा मज़ा आया मुझे इस किरदार को प्ले करते हुए। मुझे कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत मज़ा आया इनफैक्ट। बिल्कुल। और मैं आपके फैंस को बता दूं कि 2016 में इनको इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड भी मिला है। जी। वो कैसे मिला आपको? उसके लिए आपने क्या कुछ किया है? इतनी अच्छी आपकी जर्नी रही है, तो उसका थोड़ा-सा एक पार्ट बताइए हमारे फैंस को। जैसे मैंने बताया, मैं एनएसएस की वॉलंटियर थी, तो हुँ, 2013 में मैं 11th में गई थी और मैंने एनएसएस जॉइन किया था, 2013। तो एनएसएस जॉइन किया, वहाँ पे एक प्रोग्राम ऑफिसर थे डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह, आज भी सर हैं और अभी भी प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा तुम एनएसएस जॉइन करो, तो पहले तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा एनएसएस क्या होता है? हुँ, एनसीसी सुना था, एनसीसी एनएसएस यानी कि नेशनल क्रेडिट कोच, हुँ, उसमें बंदूक चलाने मिलता है, राजपथ पे परेड करने के लिए मिलता है। तो सर ने मुझे ये लालच दिया कि देखो मुझे घूमने का बड़ा शौक है, मैं दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा देखो तुम्हें एनएसएस में परेड भी करने को मिलेगा, तुम फॉरेन कंट्री भी जा सकती हो, तुम्हें नेशनल अवार्ड तक जा सकती हो, तो एनएसएस में तुमको सब मिलेगा। मैंने कहा हाँ, तो बोले हाँ, बस ये है कि बंदूक चलाने नहीं मिलेगा। तो वैसे भी मैं उस वक़्त बहुत पतली थी, तो कहते तुम तो ऐसे भी इतनी पतली दुबली हो, बंदूक उठाओगी खुद उड़ जाओगी।
अभी भी आप फिट ही हैं। नहीं नहीं, अब तो फिर भी थोड़ी सी एज के साथ साथ चबीनेस आई है, बट उस वक्त ज्यादा पतली थी। तो फिर सर की ये बात सुन के मैंने कहा चलो एनएसएस ज्वाइन करती हूँ। और एनएसएस ज्वाइन करने के बाद मैंने इंडिया में ऑलमोस्ट 15-20 कैंप्स किए अलग अलग स्टेट्स में, जैसे यूथ कैंप्स, मेगा कैंप्स, एडवेंचर कैंप, और भी बहुत सारे कैंप्स होते रहते हैं हमारे। तो ये सारे कैंप्स अटेंड करने के दौरान मैं बहुत सारे लोगों को सुनती थी, जैसे स्पीकर्स आते हैं अच्छे अच्छे स्पीकर्स, उनको सुनती थी। और ये पूरी जर्नी कहीं ना कहीं काउंट हो रही थी। 2014 में मैंने आरडी परेड में भी भाग लिया, जिसमें से कि झारखंड से सिर्फ 3 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था आरडी के लिए। आरडी जो रिपब्लिक डे परेड कैंप होती है, 2014 में राजपथ पे मैंने परेड किया। फिर त्रिमूर्ति भवन जो पीएम हाउस है, वहां पे हमने डांस परफॉर्मेंस दी, क्योंकि मैं कथक डांसर भी हूँ। कुछ छोड़िएगा नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है, बिल्कुल सब सीखना है। और फिर 2014 में ही राष्ट्रपति भवन में भी परफॉर्मेंस दिया, त्रिमूर्ति भवन में भी दिया। और उस वक्त हमारी मुलाकात एक कह सकते हैं एक भेंट होती है, उनसे की गई थी। डॉक्टर हामिद अंसारी उस वक्त उपराष्ट्रपति थे भारत के, तो उनसे भी मिली। तो मुझे ऐसा लगा था कि यार 2014 में मैंने इंडिया के सब बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो गई। प्रणब मुखर्जी उस वक्त राष्ट्रपति थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी थे। तो मुझे ऐसा लगता है यार मैंने सबसे मिल ली। मतलब मैं आप सोचो 16 साल की, मतलब 15 साल की रही होंगी, मुझे एग्जैक्ट अपनी एज नहीं याद आ रही है। उस एज में मैं सब जितने भी राष्ट्र के पहले व्यक्ति से मिल ली, प्रधानमंत्री से मिल ली, जो जो देश चलाते हैं उनसे मिल ली, तो एक अलग वाली खुशी थी। उसके बाद 2015 में मुझे नहीं पता था, इन लोगों ने मेरी डांस वांस तो हम लोग करते ही रहते थे कैंप्स वगैरह में, सब कुछ देखने के साथ तब भारत सरकार ने हमारा सिलेक्शन किया था साउथ कोरिया के लिए, जो कि इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। गई भी थी साउथ कोरिया, मैं गई भी थी। वहाँ का एक्सपीरियंस? वहाँ का एक्सपीरियंस तो बड़ा मजे था, बट यही था कि मैं वेज खाती थी, तो वहाँ पे नॉन वेज ज्यादा मिलता था, तो थोड़ी दिक्कत हुई मुझे। पर मैंने फिर क्या किया, वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, मुझे याद है सियोल सिटी में हम रुके थे, बुखारा। तो हम रात को, हमें वॉन मिलते थे वहाँ पे खर्च करने के लिए, जो कोरियन वॉन्स होते हैं, हम वो वॉन जमा करके रखते थे। हम शॉपिंग नहीं करते थे, मैं कहा शॉपिंग का कोई शौक नहीं मुझे, खाने पीने का है। हम सारे पैसे जमा करते थे और रात को वहां पे इंडियन रेस्टोरेंट था बुखारा, हम वहां भाग के जाते थे। मतलब 2-3 लोग जिनको वहां का खाना नहीं पसंद आ रहा था, हम लोग मिलके जाते थे, क्योंकि जो इंसान इंडियन टेस्ट कर चुका है, इंडियन खाना खाता है, हम इंडियन खाने वाले भाई, हमें कहाँ से वो कॉन्टिनेंटल फूड और ये सारी चीजें पसंद आएंगी। रात को भाग के जाते थे और खाते थे, फिर दाल कुलचे जो भी है, दाल मखनी, चपाती, लस्सी, और मतलब पेट इतना भर लेते थे कि पूरे दिन जरूरत ना पड़े खाने की। क्योंकि वहां का खाना बस मतलब उतना मुझे नहीं पसंद आया, बाकी लोग बहुत प्यारे थे। हमने वहां 2 दिन होम स्टे किया था। उसका एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताती हूँ। होम स्टे में हम किसी के घर रुकते हैं 2 दिन, तो एक कोरियन फैमिली थी, उनके घर पे हमें ठहराया गया था। तो हम ऐसे भी खा खा के पक चुके थे, मतलब वो इटालियन कोरियन वोरियन खाना। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे बनाएंगे तहरी। तहरी आपको पता है? हाँ हाँ बिल्कुल, चावल में सब डाल के, हल्दी वल्दी डाल के वो तहरी बनती है। तो मैं थी और मेरे साथ एक बिहार की लड़की थी, चेतना। वो उसका घर आई थिंक सासाराम, आसाराम कुछ जगह का नाम है, मैं भूल रही हूँ, सासाराम शायद वहीं की है। तो वो मेरे साथ थी होम स्टे पे, हम दोनों थे उस घर पे। हमने मिलके बोला अब चलो चावल वावल मांगा जाए। उस वक्त इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती थी हमें, तो मैंने उससे पूछा यू हैव राइस? तो बोली यस आई हैव। फिर उसने चावल निकाल के दिया। फिर सब चीजें हमने धीरे धीरे करके मांग ली, चिली पाउडर मांग लिया, अनियन मांग लिया, सब मांग लिया। अब ये समझ नहीं आ रहा साला हल्दी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सब तो मांग लिया, हल्दी कैसे मांगेंगे? बिना हल्दी के तो खाना बन नहीं सकता। सॉल्ट मांग लिया, ऑयल मांग लिया, सब मांग लिया। अब हम उसके किचन में पूरा ढूंढ रहे हैं। अब कोरियन किचन, एक तो आधा समझ में आता है आधा नहीं। हम किचन में ढूंढ रहे, कहीं तो हल्दी दिखे, कहीं तो हल्दी, कहीं नहीं दिखा दूर दूर तक। पता नहीं लोग फिश का मसाला डालते हैं तेल में, वल में शायद। तो मैंने चेतना से कहा चेतना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर हल्दी नहीं मिलेगी तब तो तहरी बनेगी नहीं यार। मतलब सफेद चावल खा के क्या करेंगे? फिर हम दोनों उदास हो गए, सब काट वाट के रख लिया था। फिर मुझे अचानक से गाना याद आया, विको टर्मरिक नहीं यार वो है ना, नहीं कॉस्मेटिक, विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। अब मुझे याद आया, अच्छा हल्दी को टर्मरिक पाउडर बोलते हैं। तो फिर हमने उसके पूछा, बहुत एकदम ऐसा कहते हैं कि आपको अवार्ड मिल गया होगा यार, टर्मरिक बोलते हैं उसको। दौड़ के गई उसके पास, मैंने पूछा यू हैव टर्मरिक पाउडर? मतलब आपको 2014 से बड़ी अचीवमेंट नहीं लग रही है? अचीवमेंट लग रही है, टर्मरिक क्या होता है। फिर मैंने पूछा यू हैव टर्मरिक पाउडर? बोलती है यस आई हैव। वो बेचारी ऐसा टेबल लगाया उसने नीचे और ऊपर चढ़ी, दराज जो होता है ऊपर, उसके बहुत अंदर हल्दी रखी थी। हमारे इंडियन किचन में अगर हल्दी और नमक सामने ना हो
तो खाना नहीं बनता। हम्म, उसके यहाँ इतने ऊपर हल्दी रखी थी, मैं आश्चर्यचकित की मतलब ये लोग हल्दी यूज नहीं करते, इसका मतलब हम्म। हमारे मसाले, इंडियन मसाले बताओ हम हमेशा यूज करते हैं। फिर हल्दी निकाल के दिया, उस दिन हमने मिर्चीदार तहरी बनाई। मतलब कोई सोच सकता है साउथ कोरिया में तायरी बन रही तहरी है। बन रही है, और वो इतनी स्पाइसी, बेचारों को खाने की आदत नहीं थी। हाँ। वो लोग कॉन्टिनेंटल खाने वाले, मतलब उनके खाने का किमची बहुत खाते हैं वहाँ के लोग। किमची, फिर राइस ब्रेड होता है, पेनकेक होता है, हाँ। वो सब खाते रहते हैं। उनको खाने की, तीखा खाने की कुछ आदत वर्ड नहीं। सीखे आपने, क्योंकि हाँ, साउथ सीखा कोरिया ना। वो सारंगे, खमसामेदा, गमसामेदा, अनियन हासेयो। ओगोसिदा। अनियन हासेयो तो मतलब बहुत नॉर्मल था, सबको गुड मॉर्निंग बोलना होता है तो अनियन हम्म। हासेयो, किसी ने कुछ दे दिया तो खमसामेदा, तो ये सब मेरा सीखा भी मैंने। बहुत मन है, क्योंकि वहाँ के एक्टर्स में देखती हूँ ना, तो मैं फैन हूँ उनकी। तब मैं कोई फैन वैन नहीं थी, क्योंकि तब 2015 में ना ये क्या क्या भी आ गए, कोरियन कोरियन ड्रामा, के ड्रामाज, ड्रामा, ये हाँ। सब कुछ नहीं आया था। तो उस वक्त मेरे पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं था, आई थिंक, मुझे लगता ओके। है, तो आदत नहीं थी। और साउथ कोरिया में तो क्या था कि मैं फोन भी, चूंकि हमारा फोन कहाँ से चलेगा भाई, इंडियन फोन हाँ। वहां, तो लेके तो गई थी पर ऑफ ही था। हम्म। तो जब हमने बना दी तहरी, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और हमने परोसा सामने, तो गरम गरम उसमें से धुआं निकल उनको रहा भी था। कुछ नया तो खाने को देख मिला। के तो अच्छा लगा। जब उन्होंने खाना शुरू किया ना, उनके आंखों से जो आंसू निकले हैं, हमें दया आ रही थी कि यार क्यों खा रहे हैं, साउथ मतलब कोरिया वालों को रुला के आए आप। मतलब वो बेचारे खा रहे, रो रहे, खा रहे, रो रहे, फिर भी खा रहे। मैंने कहा इफ यू डोंट लाइक प्लीज दे दीजिए। नहीं नहीं, इट्स ओके, इट्स नाइस। और खाए जा रहे हैं। मैं और चेतना बोल रही हूँ और मिर्ची नहीं डालना चाहिए था यार, इनको बेचारों को आदत नहीं है। तो जब हमने खाया ना, सच में तीखा था, बहुत ज्यादा तीखा बना दिया था हमने। अच्छा, पंचायत के सेट पे आप लोग ने क्या कुछ खाया था? पंचायत के सेट पे तो हमने बहुत अलग अलग चीजें खाई है। मतलब सेट पे की बात करूं तो मेरी फेवरेट थी खिचड़ी, जो अच्छा, मुझे खिचड़ी। हाँ, दीपक सर ने खिलाई थी। मेरे दूसरे दिन तबीयत खराब हो गया तो खिचड़ी और दाल, खिचड़ी और दही, वो मेरा फेवरेट हो गया था। बाकी मेरे को बाकी दिन भी मन करता था मैं खिचड़ी ही खाऊं। लेकिन हमारे रिजॉर्ट पे, जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे, ग्रेसेस रिजॉर्ट, वहां की थाई करी और राइस बहुत अच्छी थी। तो मैं रोज रात को डिनर में थाई करी और राइस मंगवाती थी, अरे वाह। मुझे बहुत तो जब पसंद आप आया। लोग की शूटिंग से ब्रेक होता था, क्या करना पसंद करते थे आप लोग? मतलब सारे एक्टर्स साथ में बैठते थे? क्योंकि जितने कैरेक्टर्स मैंने देखे, मतलब मुझे ऐसा लगा है कि पर्सनल उनकी जो पर्सनालिटी वो ऐसी है कि ग्राउंड टू अर्थ सभी मुझे लगे। हाँ हाँ, तो सब लोग मोस्टली साथ में रह के कुछ एंजॉय वगैरह आप लोगों ने किया कि नहीं शूटिंग टाइम में? ऐसे तो बाकी ऐसे सब लोग नहीं बैठते थे, क्योंकि सबको अपने शूट्स होते थे, हाँ। शूट्स होते थे, सबका अपना कॉल टाइम पार्ट्स। होता था। तो सबके अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंगली चल नहीं पाती थी चीजें। सबसे ज्यादा लेकिन टाइम आपने किसके साथ स्पेंड सबसे किया? ज्यादा अम्मा के साथ। अम्मा के हाँ, साथ। क्योंकि हमारा पैकअप साथ में होता था, हम साथ में रूम पे जाते थे, फिर हम साथ में खाना मंगाते थे रूम पे ही और खाते थे, फिर गप्पे मारते थे बहुत 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 रात तक। मैं क्योंकि चूंकि सुबह उठ के योगा वगैरह रहता है तो टाइम से सो जाती थी, वो भी टाइम से सोने वाली औरत हैं, 11 साढ़े 11 सो जाती हैं। तो हम लोग बड़े मजे से बातचीत करते थे, उनकी किस्से कहानियां सुनते थे। रघुवीर यादव जी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम लोग एक दिन ही डिनर कर रहे थे साथ में, उनकी वाइफ और उनका बेटा आया हुआ था कबीर, तो हमने सब साथ में, हम अशोक जी भी वहीं थे, विनोद और अपने वो माधव जो बकरियां चराते हैं, सब लोग बैठे थे। सारे कैरेक्टर्स, मुझे तो कैरेक्टर से नाम ज्यादा याद है, उनके पर्सनल नाम से ज्यादा। पर्सनल नाम से, हाँ। तो विनोद था, माधव था, मैं थी, और अम्मा जी का सहायक जो शिवा है वो, और 2 लोग और बैठे थे। हम लोग सब बैठ के खाना खाने वाले थे, खाना ऑर्डर किया, तब तक खाना आने में टाइम था। वही थाई करी और राइस, ग्रीन थाई करी। तो उस वक्त रघुवीर यादव जी ने अपने मेकअप मैन की मिमिक्री शुरू की, और वो क्या मिमिक्री करते हैं, मैं नहीं कर सकती उतनी अच्छा जितनी अच्छी उन्होंने बताई। हम आधे घंटे तक कंटिन्यू हंस रहे थे, नॉन स्टॉप। उसके बाद मैंने सोचा खाना लेट आता तो और थोड़ा हंसते, क्योंकि यार इंसान इतने मतलब सालों इतने का, सारे एक्टर्स आप लोग जब साथ में होते होंगे, हाँ, तो मतलब यही होता होगा कि अब तुम थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाओ, तुम थोड़ी सी, होता है ना कि जैसे जिसको जो चीज अच्छे से आती है, हम लोग कहते हैं थोड़ा सा करके दिखाओ थोड़ा ना। नाच लो, थोड़ा तुम गा लो। ऐसा तो होता ही है। मतलब जैसे कि अब किसी सेट पे रहते, किसी को ना डम्सराज का शौक होता है, कोई डम्सराज में बहुत बहुत महारत हासिल होती है, तो मैं डम्सराज में किसी को नहीं जीतने देती, मैं बहुत स्मार्ट हूँ इस मामले में। तो हम लोग कभी कभी ये गेम भी बॉलीवुड खेल फैन लेते है थे। आप? जी देखिए, बॉलीवुड फैन तो क्या कहूंगी, मतलब बॉलीवुड फैन इन सेंस, हाँ ये कह सकते हैं, क्योंकि मुझे संजय लीला भंसाली, जैसे आपने कहा, उनका काम बहुत पसंद है, अनुराग कश्यप जी का काम बहुत पसंद है। तो चूंकि मैं खुद भी क्लासिकल डांसर हूँ, तो आप सोच सकते हैं संजय लीला भंसाली की फिल्मों से कितना लगा होगा। मैंने उनकी हर फिल्म देखी है, अभी तक जितनी फिल्में उन्होंने बनाई है, गुजारिश हो या जो भी फिल्म हो, सब मैंने देखी। चलिए बढ़िया। तो है लगाओ। और जो सचिव जी हैं, क्योंकि उनका करेक्टर ऐसा है, मतलब बहुत ही ज्यादा नेचुरल, हालांकि जितने भी करेक्टर्स है, मैं ये कहूंगी, मुझे ऐसा लगा कि यही बेस्ट है। मतलब सोच भी नहीं सकते कि इनके जगह कोई और होता कोई तो और कैसा, करेगा। मतलब इतना परफेक्ट आप सब ने किया, एक एक बंदे ने। लेकिन सचिव जी का जो करेक्टर है, असल जिंदगी में वो कैसे हैं? आपकी कभी मतलब बातचीत हुई उनसे सचिव ऐसे? जी के साथ बहुत ज्यादा
कॉन्वर्सेशन मेरी नहीं हुई, क्योंकि मैंने उनको सेट पे ही, हमने जितना साथ में सीन किया तब तक ही जानती हूँ, वो बहुत शांत लगे मुझे, बहुत हाँ, शांत स्वभाव के हैं पर्सनालिटी उनकी ऐसी। पर्सनालिटी वाइज। हम्म, लेकिन इतना मुझे पता चला जिनके साथ वो खुल जाते हैं, मतलब अगर हम्म, आप उनकी दोस्त हैं, आपके साथ वो बहुत खुले हुए हैं, तब तो वो आपके साथ नाचेंगे भी गाएंगे भी, लेकिन अगर आपसे पहली बार दूसरी बार मिल रहे हैं तो वो बहुत शांत है मेरे ख्याल से। कहते हैं शायद ज्यादा मेच्योर हो गए हैं मेरे ख्याल से। और मतलब वो भी एकदम एक टेक में पूरा शूट हाँ हाँ, कंप्लीट कर देते आप। एक्टिंग वाइज तो मतलब सचिव जी बेस्ट है। वो लगेगा नहीं आपको कि एक्टिंग करे, क्योंकि वैसे भी रियल में भी शांत है, उनका कैरेक्टर भी बिल्कुल बहुत सिंपल सा है जैसे वो रियल लाइफ में है, तो उनको बहुत ज्यादा कुछ करने की आई थिंक जरूरत नहीं पड़ी होगी इसमें। पर एक्टिंग वाइज तो मतलब हमारा कभी कट ही नहीं होता था, एक्टरों की वजह से कभी रिटेक नहीं हुई सेट पे। ये बहुत बढ़िया बात है। होता ही मतलब नहीं था। मैंने सुना है, मतलब इंटरव्यूज वगैरह देखे, सब कहते नहीं हमने इतने टेक्स लिए, हमने इतने टेक्स लिए, नहीं लेते ही नहीं है सर। इसीलिए हम लोग और को दी- इतना ज्यादा पसंद आई पंचायत। और मुझे लगता है ये खास बात दीपक मिश्रा सर की भी है, जो हम्म, पंचायत के डायरेक्टर हैं। वो पहले ही इतना अच्छा ब्रीफ कर देते हैं ना कि आपको उसके बाद टेक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो वो सीन वाइज समझाते हैं, मतलब हाँ कैसे? हाँ, सीन वाइज, जैसे कि अब हम ये सीन करने वाले हैं, इसका हम्म, मास्टर लेंगे, पहले सिर्फ मास्टर लेंगे, अभी किसी के क्लोज नहीं होंगे, हम्म, मोस्टली ऐसा ही होता है। तो 2 कैमरों से मास्टर अलग अलग एंगल से शूट करते हैं। तो एक बार जब आपको ब्रीफिंग मिल गई है कि यही होने वाला है, अब मैं आपको थप्पड़ ही मारने वाली हूँ, तो थप्पड़ ही मारूंगी, तो वही और होने थोड़ा वाला सा है। अंदर की बात बताइए, मतलब ये मास्टर शॉट वगैरह थोड़ा सा जरा हमारे फैंस भी समझ बिल्कुल पाए। बिल्कुल, मैं बताती हूँ। जैसे कि हम किसी भी सीन को कर रहे होते हैं, अब हम्म, मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हमें बात करना है किसी भी टॉपिक पे, हम्म, तो पहले हम एक मास्टर शॉट ले लेंगे एक सीन का, हमने मास्टर निकाल लिया। अब हम मान लीजिए 2 कैमरे हमारे पास, तो एक मास्टर भी रहेगा और एक मीड भी शॉट रहेगा, जिसमें कि हम अच्छा, हाफ हाफ पूरे हाँ, दिख रहे होंगे। उसके बाद ये होने के बाद फिर हम क्लोज शॉट्स निकालते हैं। ओके, एक मेरे जिसको बोलते हैं कि फेस ओएस के, ओएस बोलते हैं, ओके, ठीक है, शोल्डर के साथ लेते हैं। तो अगर मेरा आधा फेस आ रहा है तो आपका अभी क्लोज हो रहा है, तो आपकी तरफ से भी एक कैमरा फिर मेरा क्लोज होगा। तो ओके। बाद में फिर क्लोज क्लोज भी लेते हैं, ताकि एडिटिंग के टेबल पे फिर सब मिला देते हैं। और ये ऑडियो का क्या सिस्टम होता है, मतलब आप लोग उसी समय रिकॉर्ड होती है या हाँ, फिर? हमारे पास एक ऐसी लेबल माइक होती है जो हम लगाते हैं अच्छा, अपने कपड़ों के साथ, उसको बट वो पिन कभी करते हैं। विजिबल नहीं हुई, मतलब वो? विजिबल नहीं होती है, क्योंकि ओके। यही तो मेकर की खासियत है कि वो विजिबल होने नहीं देते। अच्छा, माइक मेरे पास भी लगा है, माइक जगमोहन को भी लगाया है, माइक अम्मा जी ने भी लगाया है, पर आपको ओके, कहीं नहीं दिखेगा कि हमने कोई माइक लगाया है। दिस इज द लाइक मेन की पॉइंट कि हाँ, वो छुपा के रखते हैं। और उसके बाद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सम टाइम आपकी किसी डायलॉग में बाहर का नॉइज ज्यादा आ गया, वैसे तो वहां पे जो होता है ना एम्बियंस जो भी होता हाँ, है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक बड़ी सी बूम माइक भी होती है, ओह, जो एम्बियंस को रिकॉर्ड करती है। जैसे बकरी का मेहमाना हो गया, ओह, अगर खेत में कोई दौड़ रहा है उसकी भी आवाज चिड़ियों आनी की चाहिए, आवाज हो चिड़ियों गया। की चहचहाट, वो उसके लिए तो वैसे फॉली करते हैं बाद में, पर हम्म, फॉली से पहले आई थिंक मुझे लगता है वो लोग वो जो एम्बियंस रिकॉर्ड होता है वो भी करते हैं, ताकि रियल फील आए लोगों को, और पंचायत में ये होता है। उसके बाद फिर डबिंग के टाइम पे कभी कभी हमें डब करना पड़ जाता है, क्योंकि कभी कभी किसी वॉइस ओवर सीन, जैसे हम लोग हाँ बोलते जैसे हैं, नहीं हाँ, नहीं, वॉइस ओवर तो डिफरेंट चीज हो गई। वॉइस ओके, ओवर तो ये होता है कि आप बैठे हैं, आवाज दे रहे हैं हम कुछ, आपके पीछे से एक आवाज आ रही है। ओके, लेकिन जब भी हमारा डायलॉग कभी कभी खराब हो जाता है, कभी हम्म, किसी सीन में मतलब ऐसा हो गया कि बाहर से किसी ने तेज चिल्ला दिया, ओके, वो वॉइस आ गई, तो आपकी वॉइस उसमें क्लियर नहीं है कि आपने क्या डायलॉग डिलीवर किया है, हम्म, तो वहां पे फिर डबिंग होती है, जो कि स्टूडियो में प्रॉपर आपका सीन दिखाया जाता है, आपको एक हेडफोन लगाया जाएगा, आपको सुनना ओके, है, और आपके पायलट के अकॉर्डिंग ही आपको डब करना है। ओके, तो तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होता ये होगा, डबिंग मतलब कि वही सीन में वही आपको फील, पहुंचना है वापस। वही फील आपको, हाँ, वही एक्सेंट, वही फील कॉपी करनी है। ओह मुझे गॉड, लगता है मेरी डबिंग शूट के 6-7 महीने बाद हुई थी, अरे बाप रे, पर तो आपको कहीं नहीं आपको लगेगा। याद कैसे रहा कि मतलब ये सीन में मैं क्यों? कैसे उस समय? क्योंकि सुनाते हैं ना, वो आपको दिखाते भी हैं टीवी पे, बड़ी सी टीवी हम्म, लगी होती है आपके सामने, आप उसमें देख रहे होते हो, आप सुन रहे होते हो, उस कैरेक्टर में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आप किसी मतलब और स्क्रीन पे जितना देखने में आसान लगता है उतना है उतना नहीं, इजी नहीं बिल्कुल है। भी। इवन मुझे पता है बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों की पूरी डबिंग होती है, हम्म, पूरी डबिंग करते हैं वो लोग, अरे, क्योंकि अगर एक्शन फिल्म है या कुछ ऐसा है, वहां पे ज्यादा वॉइस आ रही है और फिर उसमें डायलॉग भी है, तो वो लोग पूरी डबिंग करते हैं, ओह। तो और दो दो जब तीन ये तीन ये दिन जब जाता है। आपकी कास्टिंग हुई, कैसे हुई, मतलब आपको कैसे कॉल आया, मतलब कि आपको पंचायत 3 में, और आपका पहला रिएक्शन क्या था कि पंचायत 3 में आपको कास्ट किया गया है? मैं अपने बारे में बताऊं तो सबसे पहले तो मैं सीजन 1 से ही आना चाहती अगर मुझे मौका मिलता तो, पर सीजन 1 की जब कास्टिंग हुई होगी तब मुझे पता भी नहीं चला, सीजन 2 की भी जब कास्टिंग हुई तो मुझे पता नहीं चला, हम्म, सीजन 3 की कास्टिंग जब हो रही थी तो मुझे पता चला, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है सहज भदौरिया, उनको मैं दूर से जानती हूँ, किसी किसी के जुगाड़ से जानती थी,
वो कास्टिंग कर रहे थे कास्टिंग वे में। तो मेरे एक फ्रेंड से मैंने नंबर मांगा सहज भदौरिया का कि मुझे उनका नंबर देना, तो उन्होंने नंबर दिया। मैंने उनको मैसेज किया कि हाय आई एम फ्रॉम बिहार झारखंड, सो मुझे बिहारी अच्छे से आती है, तो अब मुझे पता चला कि आपके यहाँ पंचायत की कास्टिंग हो रही है, तो क्या मैं दे सकती हूँ, ये क्वेश्चन मार्क था। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आपका बिहारी लैंग्वेज में कोई भी एक अच्छा ऑडिशन मुझे भेजिए, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो 2 कैरेक्टर बचे हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैंने उनको एक अच्छा सा ऑडिशन जो हम लोग खुद घर पे अपने फोन से तैयार करते हैं, जिसको सेल्फ ऑडिशन बोलते हैं, वो मैंने उनको भेजा तो उनको पसंद आया होगा। उन्होंने कहा ठीक है काम करिए, 2 कैरेक्टर बचे हैं। 8 मई को मेरी बात हुई थी उनसे और 9 मई को उन्होंने मुझे बुला लिया। वो डेट मुझे एग्जैक्टली इसलिए याद है कि 9 मई को मेरा बर्थडे था पिछले साल, और 9 मई को मैं ये ऑडिशन दे रही थी मतलब, और मैंने वहाँ 2 कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिए। मेरा दोनों में लुक जा रहा था, विधायक की बेटी और जगमोहन की पत्नी। तो 2-4-5 दिन के बाद मुझे कॉल आया और बोला गया कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, प्रोडक्शन की तरफ से आपको कॉल आएगा। और सहज थोड़े हड़बड़ाहट में थे, उन्होंने फोन रख दिया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा पंगा हो गया, बताया नहीं कौन से कैरेक्टर के लिए लॉक हुई। मतलब 2 कैरेक्टर के ऑडिशन दिए थे, दोनों में थोड़ी लॉक हो जाऊंगी। तो मैंने तुरंत कॉल बैक किया, मैंने कहा क्या बात है आपने बताया नहीं, कौन से कैरेक्टर के लिए लॉक हुई? तो कह रहे हैं जगमोहन की वाइफ। तो एक बार को तो मेरे को लगा यार मुझे विधायक की बेटी वाला मिल जाता ज्यादा बढ़िया होता। लड़की होने के नाते आपको लगता है ना कभी कभी लड़की वाली फीलिंग में आप चले जाते हैं, साड़ी पहन के कहाँ स्टाइलिश और कहाँ जगमोहन की बीवी। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये बताइए विधायक की बेटी वाले में क्यों नहीं हुआ? तो कह रहे नहीं विधायक की बेटी वाले में भी हो जाता, पर आपका ये वाला जो आपने ऑडिशन दिया था ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और इसमें आपको आपकी रियल लाइफ से हट के, मेरे ख्याल से विधायक की बेटी के डायलॉग्स भी कम है जितने इन कंपैरिजन ऑफ जगमोहन। हाँ, और मेन बात ये थी कि वो विधायक की बेटी एक नॉर्मल लड़की है जो मैं हूँ, वैसा प्ले करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो जगमोहन की पत्नी का किरदार है वो आपके रियल लाइफ के किरदार से बहुत हटके है। एक ऐसी महिला जो गांव में रहती है और गांवटी है बिल्कुल, वो अपने पति का सेवा करती है, अपनी सास की सेवा करती है, अपने बच्चे की सेवा करती है, और पूरी घरेलू महिला। और उसका आप ये समझ लीजिए कि लुक एंड फील आपको एकदम चेंज कर दिया जाएगा। तो जब मुझे ये कहा गया तो मुझे लगा यार ये तो इंटरेस्टिंग है, और पंचायत से जुड़ना ही अपने आप में इतनी बड़ी बात है। तो मैं तो फर्स्ट सीजन से मतलब मेरे लिए सपना था कि मैं पंचायत से जुड़ूं। और उसके बाद फिर क्या था, फिर तो प्रोडक्शन से कॉल आया, बजट फाइनल हुआ, सब चीजें होने के बाद फिर जब लुक टेस्ट हुआ, लुक टेस्ट में जब मेरा लुक टेस्ट हो रहा था मैं खुद को नहीं पहचान रही थी, अरे ये मैं हूँ। वही अवतार में होंगी साड़ी वाले। बिल्कुल, बहुत अलग अलग तरह की साड़ियां मुझे पहनाई गई, अलग अलग तरह की बिछुए, अलग तरह की चूड़ियां, फिर डिफरेंट डिफरेंट नेल पेंट की कौन किस पे जाएगा, कैसा लगना चाहिए, एकदम गांवटी लगना चाहिए। सिंदूर को लगा के फिर उसको थोड़ा ऐसे ऐसे मेल्ट किया जाता है ताकि वो लगे कि हाँ ये जो सिंदूर है ये 7 दिन पहले किसी करते करते 7 दिन पहले किसी औरत ने लगाया है जो अभी भी इसके मांग में दिख रहा है। तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पे काम करते हैं बहुत बारीकी से, कि अगर आपने नेल पेंट भी लगाया तो नेल पेंट भी ऐसा होना चाहिए, थोड़ा उधड़ा हुआ होना चाहिए, कि कहीं ना लगे कि किसी ने परफेक्शन के साथ कोई चीज की हुई है, क्योंकि उनके पास कहाँ कलर बार के नेल पेंट होते होंगे, वो तो मार्केट से कितने ज्यादा डिटेलिंग में मतलब मार्केट से 10-20 रुपए वाला नेल पेंट लाके वही यूज करती होंगी। तो इन चीजों पे बहुत बारीकी के साथ काम होता है हर किरदार के साथ। शर्ट लाते हैं और प्रॉपर उस पे एजिंग की जाती है, जो शर्ट विनोद और लोग जो गरीब बनते हैं जो पहनते हैं, वो नए कपड़े लाए जाते हैं, उनको प्रॉपर एजिंग की जाती है, गंदा लगाया जाता है, उसको पानी में गंदे पानी में रखा जाता है, फिर वो एजिंग दिखती है उसमें कि ये पुराना शर्ट है, फिर उसको पहनाया जाता है। तो बड़ा लंबा। जगमोहन जी के साथ आपकी मतलब कैसी ट्यूनिंग रही? क्योंकि उन्होंने उनके भी डायलॉग्स इतने अच्छे अच्छे मतलब कैसे उन्होंने, मुझे उनका वो डायलॉग बहुत पसंद आता है जिसमें वो कहते हैं लास्ट में रियलाइज करते हैं कि सोना दे के हम पत्थर थोड़ी खरीद लेंगे, मतलब क्यों हम इतना प्रहलाद जो कहते हैं उनको कहते हैं। तो कितना मतलब कैसी रही आपकी बॉन्डिंग उनके साथ? जगमोहन जी के साथ बहुत अच्छा रहा। जगमोहन का नाम विशाल है, विशाल के साथ जब भी हम शूट करते थे तो हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम कट टू कट करेंगे, तुम अपनी लाइन बोलना मैं अपनी लाइन बोलूंगी, नहीं। हम ऐसा करते थे, हम इस कैरेक्टर के फील के साथ चलेंगे। एक पति है, एक पत्नी है, एक पत्नी है जो पति की इज्जत भी करती है पर अपनी सास से भी बहुत प्यार करती है, मतलब दादी सास से, दादी है वो हमारी। तो वो कंसर्न भी दिखना चाहिए कैरेक्टर के अंदर, और विशाल में ये भी दिखना चाहिए कि वो अपनी पत्नी को थोड़ा प्यार भी करता है पर बहुत कह सकते हैं ना कि संभाल के रखने वाला पति टाइप का जो होता है। जैसे तीनों आ जाते हैं तो वो कहता है, आपको इशारा करता है अंदर जाओ अंदर जाओ। तो ये चीजें मेरे ख्याल से हम लोग वही सीन में ही फटाफट रेडी कर लेते थे, और बाकी चीजें तो डायरेक्शन टीम खुद बताती है कि आप ऐसे परफॉर्म करिए।
लेकिन हमारा कट टू कट कुछ नहीं रहता था, हम बड़े फील के साथ, और अगर मन में कुछ नया वर्ड भी आया तो हम वो यूज करते थे। बिल्कुल, वो दिखा है स्क्रीन पर, लेकिन मैं चाहूंगी एक बार आप वो बोलिए कि वो ऐसे मार मार के थूथना फुला दें, मतलब इतना फील के साथ वो आपने बोला कि हाँ, वो वाकई इतना चला, और हम लोग को भी सुन के बड़ा मजा आया। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि मतलब मेरे मतलब ऐसा हो जाता है कि सिर्फ मैं डायलॉग बोल रही हूँ कि मार मार के थूथना फुला देंगे, एक होता है ना कि फील लगे के कि साथ। हाँ हम गुस्से में हैं और हाँ, इसलिए बोल रहे हैं। क्योंकि वो तो गरीब घर है, वहां पे दाल रोटी भी मुश्किल से मिलती है, तुमको दाल रोटी मिल रही है, खिलाया जा रहा है, उसमें भी तुम्हारी बड़ी नौटंकी चल रही है। तो एक ये माँ छोटे जो से बच्चे को आप हाँ कैसे दाल रोटी नहीं खा रहा है, मतलब देखो अम्मा का कितना बड़ा डायलॉग था कि कुत्ता मार के खा गया विधायक, इससे दाल रोटी नहीं खाई जा रही। तो कहीं ना कहीं ये था कि भाई तुम, अब आप सोचिए ना, आप उस गरीब घर में हैं, आप गई गरीब महिला हैं, आपके यहाँ दाल रोटी बड़ी मुश्किल से आती है, एक तो आप बना के दे रही हैं, और वो नाटक करेगा बच्चा, उसको आप अच्छी चीज कहाँ से ला के देंगी? आपके पास पैसे भी होने चाहिए ला के देने के लिए। अब वो पति भी लाचार है, तो आप तो मार के ही खिलाएंगे कि खाओ, नहीं तो मार के थोतना फुला देंगे। तो वो चीज तो कैरेक्टर के साथ आ जाती है, यही चाहिए कैरेक्टर के साथ आ इसमें जाती है, थूथना में जितना आपने वो प्रेशर किया ना, थूथना फुला देंगे। थोतना फुला देंगे एकदम। सही है, बढ़िया है। और ये बताइए, क्योंकि आपका बचपन कैसा रहा, आप झारखंड से हैं, तो वहां का आप कौन से गांव से है बेसिकली? मैं हूँ साहिबगंज से। अच्छा, कैसा है वहां पर, आपका कैसा बचपन बीता? झारखंड का एक छोटा सा जिला है साहिबगंज, जहाँ गंगा नदी बहती है, और वही एकमात्र जिला है झारखंड का जहाँ गंगा है, वहां से बंगाल चली जाती है। तो आप समझ लीजिए पूरे झारखंड में और कहीं गंगा नहीं, वो भी उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। कहते हैं उत्तर वाहिनी गंगा बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन में, तो उत्तर वाहिनी गंगा वहां बहती है साहिबगंज में, और एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ गंगा, तो बीच में हमारा छोटा सा शहर है। आई थिंक 4-5 किलोमीटर में खत्म हो जाता है जो शहर का एक दायरा होता है। और फिर हम बचपन में बहुत गंगा नहाया मैंने, बहुत। मैं पूजा पाठ में बहुत बचपन से बहुत तेज थी, तो मेरे घर पे जब कार्तिक महीना, पता है होता है कार्तिक महीना होता है, तो हम लोग कार्तिक महीने में ना गंगा जी नहाने के लिए जाते थे मम्मी के साथ, सुबह सुबह 5 बजे उठ के। तो सब औरतें नहाती थी, और एक बार गलती से मैं गंगा में कैसे डूबी थी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, डूबी भी, ये सब हो चुका है आपके साथ? सब हो चुका है। मैं गंगा नहाने में बड़ी स्मार्ट थी, मुझे पानी के अंदर रहना बहुत पसंद है, बहुत टाइम तक। तो मेरी मम्मी क्या करती है कि दिवाली का टाइम था, मुझे याद आ रहा है, सब लोग नहा चुके थे और मुझे बाहर कर दिया गया था कि तुम अब कपड़े पहन के चुपचाप बैठो। रही होंगी 5-6 साल की, मुझे अच्छे से पूरा याद नहीं है, जितना मेरी मम्मी बताती है मुझे सिर्फ 1-2 अंश याद है, क्योंकि जब आप डूब रहे होते हो तो जो वो डर होता है आपकी आंखों में रह जाता है। तो मेरी मम्मी बताती है कि ऊपर इसको बिठा दिया और कपड़े वपड़े पहना दिए। अब क्या है, मैं वहां पे बालू से, जो गंगे का जो मिट्टी होता है, उसे भगवान बनाती थी। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश बनाऊंगी, शंकर जी बनाऊंगी, फिर पार्वती बनाऊंगी, ऐसे करके छोटे छोटे भगवान बना के फिर उसकी पूजा करके हम उसको गंगा में विसर्जित कर देते थे। मैंने बनाया, अब मुझे चाहिए था जल पूजा करने के लिए। कपड़े वपड़े तो पहने थे, छोटी सी लड़की, आप इमेजिन करो, वो लोटिया लेके गंगा जी में जा रही है जल भरने के लिए। कोई मुझे नहीं देख रहा है, सब अपनी अपनी चीजों में मगन होंगे, कोई नोटिस नहीं कर रहा है। मैं जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, यहाँ भी पानी गंदा है, थोड़ा और आगे जाऊंगी, यहाँ भी पानी गंदा है, थोड़ा और आगे जाऊंगी। आगे आगे करते करते मैं बहुत दूर पहुंच गई, और फिर पानी की जो रफ्तार थी बहुत तेज थी, तो मैं डूबने लगी। मतलब इतना कि सिर्फ मेरे बाल दिख रहे थे, मम्मी बताती है, सिर्फ बाल। और किसी ने चिल्लाया, अरे गणेश की बेटी डूब रही है, मेरे पापा का नाम गणेश है, और लोग गए होंगे नहाने के लिए। उसके बाद मेरी मम्मी सबसे पहले दौड़ी, माँ का कलेजा सबसे ऊपर होता है। अब वो भागी दौड़ने के लिए, बेचारी वो भी डूबने लगी, क्योंकि मैं बहुत दूर जा चुकी थी, तो मेरा पैर पकड़ा उन्होंने, और वो भी डूब रही थी। फिर पीछे से मेरे पापा दौड़े, अब वो गए, उन्होंने फिर किसी तरह हम दोनों को बचा के निकाला। उस दिन मेरी मम्मी ने कहा कि अब तुम गंगा नहीं नहाओगी। अब बताओ यार, जो चीज आपको पसंद हो, आपको कोई कह दे कि तुमको नहीं करने को मिलेगा, कैसा लगता है? फिर भी उसके बाद भी मैं ऐसे ही कंटिन्यू गंगा जी में नहाती रही। उसके बाद मैंने तैरना सीख लिया। तो मतलब ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए बता रही हूँ, जल लेने के लिए कोई इतनी आगे चला गया कि डूबने लगा। डूबने लगा, बिल्कुल। मैं इसलिए बता रही हूँ कि बचपन में मेरा बहुत नटखट रहा है। मैं एक बार मेरी मम्मी बताती है, मुझे अमरूद तोड़ने के लिए मना किया जाता था, और मैं बार बार उसी बगीचे में अमरूद तोड़ने जाती थी। मुझे एक बार बहुत सारी बिरनियों ने काट लिया था। बिरनी जो मधुमक्खी, हाँ, मधुमक्खी का जो बड़ा फ्लेवर बोलते हैं ना, ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, और बड़ी बड़ी उसकी पंख होती है। समथिंग भवरा इज डिफरेंट, आई थिंक। मधुमक्खी का एक बड़ा फ्लेवर होता है, हमारे झारखंड में उसको बिरनी बोलते हैं। उसका लहर भी बहुत ज्यादा होता है। और मैं बड़ी बदमाश टाइप की रही हूँ बचपन से, बहुत नटखट रही हूँ। तो मेरा बचपन ऐसे बीता है। साहिबगंज की गलियों में पढ़ी लिखी हूँ, वहीं पे साहिबगंज कॉलेज से ही मेरी पूरी जो मेरी एमए की जर्नी रही है साहिबगंज कॉलेज से रही है। फिर एनएसएस की जर्नी वहीं से शुरू हो गई, और फिर मैं कोलकाता भी 2-3 महीने रही जब मैं फ्रैंकफिन में थी। तो
घूमा तो मैं बहुत, मतलब मैं आप बताती हूँ आपको कि मैं ग्वालियर में रह चुकी हूँ, मैं जब मैसूर में रह चुकी हूँ, मैसूर जो कर्नाटका में है, मैं चंडीगढ़ में भी थी कुछ टाइम पे, अलग अलग जगह पे मैंने बहुत सारे कैंप्स किए, तो मैंने ना इंडिया को एक्सप्लोर किया है बहुत अच्छे से, जैसे ना जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक आप जब एक्सप्लोर कर लेते हो चीजें, तो मैंने बहुत एक्सप्लोर किया अपने जीवन को। बिल्कुल। और अब जब इतना पंचायत 3 आपने कर लिए, इतने सारे अचीवमेंट्स आपके जुड़ गए हैं, तो अब क्या कॉल्स आती है, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए कि नहीं? कॉल तो आ रही हैं और टचवुड मैं चाहती हूँ कि अगले साल बहुत एक और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट करके सरप्राइज आने वाला है। आपके साथ बैठूं, और मुझे लगता है उसके पहले भी सीजन 4 भी आएगा। अब पता नहीं हम सीजन 4 में है या नहीं है, ये तो हमें अभी पता नहीं, पर मैं चाहूंगी कि बिल्कुल हम लोग भी देखना चाहेंगे कि आखिर क्या होता है। अब जब घर नहीं मिला तो उसी घर में आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। और मैं चाहूंगी कि जो प्रोडक्शन है द वायरल फीवर, दीपक मिश्रा, चंदन सर जो राइटर है पंचायत के, वो हमारे लिए कुछ अच्छा लिखे कि हमारे घर के आगे की सड़क बन रही है और हम उसमें गिट्टी बालू तो ढो दे कम से कम। तो कुछ तो अच्छा मतलब हो। कितने सीजन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब आएंगे? अभी इतनी अच्छी, हम लोग को मन नहीं कर रहा है कि पंचायत 4 या 5 आके खत्म इसकी हो जाए, फ्रेंचाइजी खत्म हो जाए। मुझे लग रहा है सीजन 5 तक तो अभी ये श्योर है कि आएगा। सीजन 4 तक तो अब जो राइटिंग शुरू हो गई सीजन 4 की, शूटिंग भी मेरे ख्याल से इस साल के एंड में हो ही जाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि सीजन 5 का अभी तक तो नहीं बता सकती, लेकिन सीजन 4 सीजन 5 तक तो आएगा। बिल्कुल। ये और एक्टिंग में आप क्या प्रेफरेंस देना चाहेंगे? मतलब आप अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको क्या लगता है कि मतलब टीवी से कॉल आए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर फिल्म में ही आगे? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे हर जगह से कॉल आए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपके अंदर काबिलियत है, क्षमता है, तो आप टीवी में भी अच्छा करेंगे, आप वेब में भी अच्छा करेंगे, आप फिल्म में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपको हर जगह का जॉनर पता है। अगर टीवी में थोड़ा ओवर देना है तो आप अपने हिसाब से देंगे, अगर वेब सीरीज में आपको सेटल रखना है तो आप अपने हिसाब से रखेंगे, और फिल्मों में थोड़ा अलग होता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप सब कर सकते हैं। तो मुझे तो जहां से भी कॉल आएगा, मोस्ट वेलकम। ये सही है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आए सीधा उठा के आई एम रेडी। बस यही है कि थोड़ी चूजी हूँ। मतलब मैं पहले भी बहुत चूजी थी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ नहीं करना चाहती, मैं कम काम करूंगी लेकिन अच्छा करूंगी, इसलिए थोड़ा सा चूज करके। और डांस, जब आप क्लासिकल डांस इतना अच्छा करती है, चाहती हैं कि उसमें भी कुछ आगे? मैं चाहती हूँ कि मुझे, मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, मैंने बहुत जगह पे बोला है, मैं चाहती हूँ कि मुझे कभी संजय लीला भंसाली सर के साथ काम करने का मौका मिले, क्योंकि जिस तरह की फिल्में वो बनाते हैं वो एक ड्रीम टाइप का होता है मेरे लिए। बिल्कुल। अभी बीच में हीरा मंडी फीवर चला था, तो आपने कोशिश की उस पर? नहीं, मुझे पता भी नहीं चला उसकी कास्टिंग कब हो गई। और चीजें कभी कभी नहीं पता चलता है, क्योंकि जब तक चीजें पूरी तरीके से लॉक नहीं हो जाती ना मार्केट में, ये लोग बिल्कुल एक पॉइंट भी पता नहीं चलने देते। तो मुझे पता नहीं चला, वरना मैं जरूर ऑडिशन देती। मतलब फिर आपको क्या लगता है, जैसे क्योंकि अगर जो इच्छा रखते हैं इसमें, इस लाइन में जाने के लिए, मतलब उन्हें थोड़ा सा तो कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है कि देखिए, आपको इंटरनली कहीं ना कहीं लोगों की जरूरत पड़ती तब है, पर आजकल थोड़ा सा लिक्विड हो गई है चीजें। अगर आपके पास कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर हैं और नहीं भी है तो किसी ना किसी से मिल जाते हैं, तो थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि आपको कास्टिंग वालों को मैसेज भेजने पड़ेंगे कि मैं इस तरह के जॉनर की चीजें कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये आर्ट है, आप मेरी प्रोफाइल एक बार देखिए। क्योंकि आपको जब तक आप एक बड़े स्टार या बड़े आर्टिस्ट नहीं बन जाते, तब तक तो आपको कोशिश करते रहनी पड़ेगी। उसके बाद तो फिर सामने से भी चीजें आ जाती हैं, काफी कॉल आ जाते हैं कि आप इस तरह के कैरेक्टर को प्ले करिए, लेकिन तब तक आपको कोशिश करनी पड़ेगी जेन्युइन। और कॉन्ट्रैक्ट से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कुछ होता है। बिल्कुल। और आजकल ये नेपोटिज्म काफी ज्यादा है, तो ये आपको फील हुआ कभी ऐसा? क्योंकि पंचायत 3 में तो मुझे लगता है कि सभी नए कैरेक्टर्स को सारे नए। मुझे लगता है जब टीवीएफ जैसा प्रोडक्शन, जो खुद अपने आप में इतना बड़ा नाम है, द वायरल फीवर, आप इनका कोई भी सीरीज उठा के देख लीजिए, कोटा फैक्ट्री हो, ट्रिपलिंग हो, परमानेंट रूममेट हो, गुल्लक हो, पंचायत हो, हर एक चीज को इन्होंने इतनी बारीकी से बनाया है। और जितने भी कैरेक्टर इन्होंने कास्ट किए हैं, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम कोई बड़ा वेल नोन आर्टिस्ट ले लेते हैं, इससे मेरी सीरीज बड़ी हो जाएगी, या कोई अच्छा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाला स्टार उठा लेते। नहीं, उन्होंने ये देखा कि आपके अंदर काबिलियत है क्या, जो सामने वाला बंदा ऑडिशन दे रहा है, अगर वो काबिल है तो वो काबिलियत के हिसाब से सिलेक्शन करते हैं, ना कि ये देख के कि ये पहले से वेल नोन है कि नहीं। उनको पता है कि उनकी स्टोरी ही प्रधान है, उनकी जो स्टोरी है, उनका जो कंटेंट है, उसमें पावर है। अगर उसको आप प्ले करोगे, चाहे उसको कोई बड़ी एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी प्ले करेगी, तो वही निकल के आएगा, क्योंकि उनकी कहानी
दमदार हैं, तो वो अपनी कहानी पे भरोसा रखते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे फिर नेपोटिज्म नहीं आता। बिल्कुल, वरना तो आजकल कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, स्टोरी इतनी सी है और मतलब बड़े बड़े स्टार, तो मेरे ख्याल से सिर्फ स्टार से फिल्म नहीं बिकती, फिल्म बिकती हम्म। है उनकी कहानी से, उनके किरदार से, और जो कहानी का जो एक मेन कह सकते हैं कि मोटो होता है उससे। बिल्कुल। और आपकी वॉइस भी मुझे बहुत ज्यादा सूदिंग लग रही है, क्या गाने का भी आपको शौक है? जी, शौक तो बहुत है। मैंने हाँ। प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से सीखा भी थोड़े लीजिए, टाइम मुझे पे। बस यही लग रहा था कि कुछ तो आपने छोड़ा होगा, ये भी नहीं छोड़ा। मैंने सीखा, मेरे पास डिग्री है प्रॉपर, लेकिन ये ओके। कह सकते हैं कि मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया, ओके। तो बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं मिलता था, बहुत सारी चीजें करती रहती थी। मैं वोकल भी बहुत ज्यादा हूँ, तो कभी स्पीच कंपटीशन, कभी ये कभी वो, तो टाइम नहीं मिलता था। पर फाइनली जब मुझे नेशनल अवार्ड जब मिला था 2016 में, तभी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उसके बाद मैंने थोड़ा फोकस किया सिंगिंग में, क्योंकि वहां पे क्या कुछ हुआ था। गुनगुनाना चाहेंगी? जी, मैं सुना सकती हूँ, बिल्कुल सुना सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल, है। हम सुनना चाहेंगे। आप क्या सुनना पसंद करेंगी? बंगाली, हिंदी, ओके, मराठी? अदर लैंग्वेजेस में भी? अरे जी, मैं बहुत सारे लैंग्वेजेस में गा लेती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, इवन मैं आसाम गई थी तो थोड़ा आसामी सीख लिया, तो मैं सब जगह से कुछ लेकिन सीख हमारे के पल्ले आती तो हूँ। हिंदी पड़ेगी फिलहाल। जी, भोजपुरी पड़ेगी आपके पल्ले? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। जैसे कि आपने सोहर गीत सुना है? आपने हिंद का सितारा तो सुना हाँ, होगा? हिंद का सितारा। हिंद का सितारा के जैसा ही, हिंद का सितारा तो फिर भी इसका एक वर्जन है, जो सोहर का एक अलग वर्जन बनाया गया। एक सोहर है हमारे बिहार का, जो बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, तो उस खुशी में गाते हैं। अच्छा। तो वो ऐसा होता है कि झुक झुक जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो। नाची नाची गावेली बहिनिया ललन के खेलावेली हो, ललना हंसी हंसी टिहुकी चलावेली, रस बरसावेली हो। ये सोहर है। बहुत सुंदर। मतलब आपने कहा कि बीच में छोड़ दिया है, आपने कहा नहीं, मुझे तो छोड़ तो ट्रेन दिया सिंगर था लग रही मैंने हैं आप। बीच में, सच में। बिल्कुल, इसका एक मतलब तो मुझे समझ में आया कि हाँ। बच्चे को वो खिला रही हैं। हाँ, कह रही हैं कि सोहर गीत कि सोहर में बेसिकली जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको अलग अलग तरह से दुआएं देते हैं। तो जो बहिनियां हैं जिनको वो बच्चा हुआ है, वो उसको खिला रही है। सासू सुहावन, उसमें आगे भी लाइन है, बड़ भावन और अंधन लुटावेली हो, मतलब उसके आने की खुशी में अंधन लुटा रही हैं लोगों के प्रति, लोगों को। तो बेसिकली हर गीत अपने आप में ना कुछ एक अच्छा मैसेज दे रहा होता है। जितने भी लोकगीत की अगर लोक कलाओं की बात करें, तो मैं सबसे पहले लोकगीत सीखती थी, मेरी मम्मी सिखाती थी चूंकि मुझे। एक मेरी बचपन में मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरा सबसे पहला गीत जिसपे मैंने डांस किया था, सबसे पहला गीत जिसको आप बोल सकते हैं, जो मुझे याद है, जिसमें मैं डांस करती थी, वो ये था जो मेरी मम्मी गाया करती थी। कृष्णा मारे गुलेला फूटे घगरी हो भीगे चुनरी, घर में सासू पूछे बहू क्या बिगड़ी, तो फिर बहू का रिप्लाई आता है, अजी बिगड़ी सो बिगड़ी हमारे बिगड़ी, तेरा बेटा अलबेला फोड़े घगरी। तो ये सब चीजें मुझे याद रह गई। ये मतलब लोकगीत कितने अच्छे होते हैं ना, मतलब बहुत सुनने प्यारे। में। और मैं देखती हूँ कि वो छठ जब होता है ना, तो उसमें हाँ मैं यार, मतलब कवर करने जाती हूँ क्या छठ सादा वगैरह। सिन्हा जी गाती ओफो, तो हैं मैं ही उनके। सुनती हूँ, मैं उन लोग से पूछती हूँ फिर बाद में कि इसका मतलब भी थोड़ा सा बताइए ना, आप लोग ने अभी क्या गाया। मतलब इतने अच्छे अच्छे भजन जी, आप लोग छठ मैया के लिए भी गाते हैं। मुझे लगता है हर लोकगीत, हम्म। हर लोक कला जहाँ की भी हो, हम्म। वो इतनी अपने आप में इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि वो कभी भी अगर कभी भी वापस आएगी। जैसे कि नदिया के पार का वो सॉन्ग बीच में कितना वायरल हुआ था, जो बहुत बड़ा वायरल हुआ था, मुझे एग्जैक्ट की पॉइंट नहीं याद आ रहा है उसका, बहुत वायरल चल रहा था। किस डगरिया चला वो सवर था ना, वो कौन कौन दिशा में लेके चला हाँ। रे डगरिया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी लोकगीत जो पुराना है ना, अगर आज किसी नए वर्जन में आता ना, देखना आप वो ट्रेंड करता है। बिल्कुल हिट करता है। मतलब मैं और मेरी मम्मा ना, जैसे हम लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो मम्मी कहती है अरे ये कैसे गा रहे हैं, ये तो हमारे जमाने का गाना है। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, ये अभी आया है, हमारा है। बिल्कुल। आपको पता होगा एक सॉन्ग आया था जैकलिन फर्नांडिस का, बड़े लोगर बेटी लॉन्ग लंबो लंबो छोड़ एमुन माथा बिंधे दी वो लाल समझ में नहीं गेंदे आ रहा, फूल। लेकिन ठीक था, अच्छा था। वो गाना इतना पुराना है, मेरे पापा गाया करते थे अच्छा। बंगाली में।
तो सोचिए कि पुराने पुराने गाने अभी आ रहे हैं तो कितना ट्रेंड कर रहा है। हाँ। मुझे लग रहा है छठ के भी ऐसा कोई और स्पेशल गाना जब आएगा तो वो भी बहुत बिल्कुल, आप ट्रेंड ये करेगा। क्रिएटिविटी कीजिएगा ना लोग देखना भी पस्संद करेंगे। सच में मेरे दिमाग में ये चीज आ रहा है कि हाँ। कुछ ऐसा छठ भाई यहाँ के हम लोग ऊपर आइडियाज शुरू भी डिस्कशन कर रहे हैं, आगे इस पे वर्क करेंगे। डेफिनेटली। बिल्कुल। और कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं आप, मतलब मेरा ये होता है कि मतलब जैसे मैं अपने शूट से बाहर निकलती हूँ या अपने डिबेट शो से बाहर निकलती हूँ तो मुझे लगता है यार सही कर रही हूँ, एकदम अच्छा तो कर रही हूँ मैं जिंदगी में कुछ। तो आपको लगता है मतलब अपनी परफॉर्मेंस देख के ऐसे कि यार कितना सही है? मैं तो अपने इंस्टाग्राम रील्स भी खुद लाइक करते हैं जी। देखिए, सेल्फ लव इज द बेस्ट लव इन दिस वर्ल्ड, मुझे लगता है। और अगर आपके अंदर खुद से आप प्यार करते हैं तो फिर दुनिया की हर चीज आपको आपसे फीकी लगती है। तो मेरे कहने का मतलब ये, मैं भी अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर बार, मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा अच्छा कर सकती थी। मुझे ऐसा फील होता है बिल्कुल, सच वो में। सेटिस्फेक्शन से- लेवल नहीं कभी खुद से नहीं आता है। आता है मुझे। जैसे कि मेरा पंचायत में भी मुझे एक सीन लगा कि वहां और थोड़ा बेहतर हो सकता था, वहां पे कुछ और एक जगह इम्प्रोवाइज कर सकती थी। वो कौन मुझे, सा वो मैं सीन? बताती हूँ। एक सीन है जब जगमोहन आता है और मुझसे पूछता है, वो मैंने इम्प्रोवाइज किया था कि ज्यादा लगा का। तो वो जो ज्यादा लगा है ना, मैं चाह रही हूँ कि मैं वहां पे कुछ और एक्स्ट्रा कर सकती थी, कि थोड़ा हड्डी उड्डी टूट गया का, एक होता है ना। पर वो मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मेरा पहला सीन था, थोड़ा नई टीम थी, मुझे खुलने के लिए वक्त चाहिए था। तो वहां पे मेरे अंदर वो अंश रह गया कि यार थोड़ा और अच्छा कर लेती। तो मुझे लगता है जब भी मैं कोई काम करती हूँ या जब भी किसी स्पीच को देती हूँ, कभी भी कोई शो होस्ट कर रही होती हूँ, मैं बहुत सारे शो भी होस्ट करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैंने ये चीज और कर लेना था। तो मुझे लगता है मैं जीवन भर सीखती रहूंगी, आगे भी सीखूंगी। सेल्फ ऑब्सेस्ड तो हूँ, सेल्फ लव भी बहुत है मुझे। मैं अपने फोटोज 75 बार देखती हूँ कि ये इसमें देखती हूँ, लाइक भी करती कि यहाँ से कहीं कुछ तो गलत नहीं दिख रहा है, यहाँ से तो ठीक लग रही हूँ कि नहीं। तो मेरे ख्याल से हाँ, सेल्फ लव तो है, पर चीजें तो सीखती रहूंगी कि हाँ सही कर रही हूँ लेकिन और अच्छा करना और है। अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। और सेट पे आप लोग का कैसा माहौल था, मतलब कंफर्टेबल आप लोग महसूस कर रहे थे नहीं कि नहीं? बहुत कंफर्टेबल। मुझे लगता है टीवीएफ की पूरी टीम ही बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आपको कहीं भी लगने नहीं देंगे कि आप टीवीएफ जैसे इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं, कहीं भी फील नहीं होने देंगे। आप उनके साथ पहली बार काम कर रहे हो या दूसरी बार काम कर रहे हो या तीसरी बार काम कर रहे हो, आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब उनकी पूरी टीम, इवन डायरेक्शन टीम में दीपक मिश्रा सर, पंचायत के जो डायरेक्टर है, वो खुद भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। सीजन 1 में उन्होंने एक्टिंग भी करी है। तो मेरे ख्याल से जब डायरेक्टर अच्छा हो, अब कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं डायरेक्टर को, अगर शिप का कैप्टन अच्छा हो तो पूरी शिप अच्छे से चलती है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से पूरा माहौल जॉली रहता है, सब हंसमुख रहते हैं, सब हंसते हंसते काम करते हैं और बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। और वो एक्सपीरियंस आप लोग का वाकई बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा एक पर्सनल क्वेश्चन हो जाए जी। कि मतलब क्योंकि आप इतना अच्छा आपने किया है, हालांकि साड़ी पहन के वो आप जगमोहन की बीवी बनी है, लेकिन कैसे फैंस जो है, मेल फैंस जो है खासतौर से, क्या उनका रिएक्शन है? मुझे तो कुछ लोगों के ऐसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम मैसेजेस आए हैं कि अगर पत्नी हो तो जगमोहन की पत्नी जैसी, वरना ना हो। तो मैं एक बड़ी थी, ये क्या लिखा है इन्होंने? लड़कों को आजकल देसी बड़े पसंद आ रही है हाँ, लड़की, आप देख ली उन्होंने बहुत वो किसी ने ये कॉकटेल लिखा है हॉट नारीन सारी। तो कुछ ऐसे लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि मतलब हॉट तो नारीन मतलब आप सारी। अपने प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ के साथ चाहती है कि पर्सनल ग्रोथ भी हो अभी, कि अभी नहीं वेट नहीं करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वेट करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि फिलहाल बहुत अच्छे अच्छे काम करूं। ये दिल और तोड़ने वाली बात कर रही हैं आप अभी। मैं तो फिलहाल यही चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करूं, लोग मुझे पसंद करें, बहुत सारा प्यार दें और इंतजार करें। कभी बिल्कुल। हो और हम सकता है भी मेरा चाहते मूड, हैं कि हम आपको पंचायत 4 में भी देखें, मैं भी क्योंकि दिल से हमें दुआ अभी करती हूँ देखना है कि स्टोरी में आगे क्या होता है। आगे क्या होता है। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है अब आप नए प्रोजेक्ट्स करेंगे तो फिर से हम लोग मिलेंगे। जरूर, मैं फिर एक बार 2 दिन की ट्रिप मार लूंगी दिल्ली, क्या जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो ओके, मच। बाय बाय गाइस, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आगे भी हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। थैंक यू।